हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 11.1 के आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लास्ट वीडियो में बेसिक और फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड से आज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक वक्र अपने को दे रखा है y = sin x। ठीक है, एक कर्व है y = sin x और साथ में दे रखा है x और x की लिमिट दे रखी है 0 to 2π। यानी इस वक्र का और x अक्ष का दो वक्र हो गए। देखो यहाँ एक x अक्ष यानी एक रेखा हो गई, एक लाइन हो गई, और एक वक्र आपके पास y = sin x हो गया। इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखें। यहाँ y = sin x का ग्राफ हमें आना चाहिए। देखो ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, और अब sin x का ग्राफ जानते हैं, ये +1 और ये मान लेते हैं -1। ये sin x का ग्राफ है, ऐसा आप जानते हैं। इधर भी ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ देखो अपनी लिमिट क्या है, x जो है वो 0 के इक्वल है और ग्रेटर है और 2π तक है, यानी 0 to 2π। तो यहाँ x 0 हो गया और 2π मतलब यहाँ। तो अब जानते हैं ये हो गया पाई, ये हो गया 2π। 0 to 2π जाना है, मतलब अपने को ये शेडेड पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपने को ज्ञात करना है। देखो यहाँ हम एक समांतर पट्टी बना लेता हूँ, ये dx हो गया और ये y ले लेते हैं। ये छायांकित भाग और ये वाला पूरा भाग, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। देखो कहाँ से पता लगता है, यहाँ देखें एक वक्र है y = sin x। आपने वक्र बना लिया, यहाँ से यहाँ ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, लेकिन साथ में इसने क्या कहा है x अक्ष के साथ। तो यहाँ x अक्ष के साथ ये वाला क्षेत्र बनता है, यहाँ x के साथ ये वाला क्षेत्र बनता है, इधर भी बनता है, इधर भी बनता है। लेकिन साथ में इसने कहा है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है, 2π से लेस देन और इक्वल है। मतलब हमें 0 से 2π तक, 0 से 2π तक ही देखना है। मतलब ये दोनों भाग, ये दो जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहे हैं, ये ही हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए देखो वापस से समांतर पट्टी मैंने बना ली है। जो इसकी अल्पांश लिया, अपने चौड़ाई जो ली है वो dx ले लिया है, और इसकी ऊंचाई या फिर लंबाई को आपने y ले लिया है। यहाँ अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो हम एक ही आकृति, जैसे इसको मैं नाम दे दूँ O, कोई पॉइंट A ले लेते हैं, ये B, ये पॉइंट C और ये D ले लेते हैं। तो अगर आपको ये पूरा क्षेत्र चाहिए तो हम OABO इस वाले क्षेत्र का डबल करेंगे तो भी पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी यहाँ पूरे का नहीं निकालना है, हम केवल फर्स्ट 0 to π तक, जो 0 to π है इतना ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट एरिया अपने पास आ जाएगा। फिर भी एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरा एरिया फाइंड करता है तो ध्यान रहे ये जो पोर्शन है आगे वाला पाई से 2π वाला, ये नीचे जा रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ एरिया नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव एरिया को आपको मॉडुलस के साथ फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इसको कैलकुलेट करके 0 कर देगा। तो यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हम 0 से π वाला क्षेत्र ही ज्ञात करके 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो देखें कैसे हम लिख सकते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रहेगी 0 से π तक, 0 to π y dx। y का वैल्यू सामने है आपके, y = sin x, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 y मतलब sin x
और dx। लिमिट क्या है 0 to पाई। इसको कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोस एक्स और लिमिट 0 to पाई। ये आ गया 2 माइनस कोस पाई माइनस और फिर से माइनस आ गया इसलिए प्लस और कोस 0 इक्वल्स टू 2। देखो माइनस है और कोस पाई का वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और प्लस 0 हो गया। कोस 0 1 होता है तो ये भी 1 हो गया। मतलब टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 और मैंने बताया क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल एक पोर्शन का यानी 0 to पाई का लेकर निकाल के उसका डबल करेंगे तो पूरा पोर्शन आ जाएगा। इसी प्रकार आप जानते हैं ये आपका जो ग्राफ था यानी कि ये जो वक्र था वो था y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अगर ये y इक्वल्स टू कोस एक्स होता तो भी आप कोस का ग्राफ बना के इसी तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वक्र आपके पास दे रखा है y बराबर 2 अंडर रूट एक्स, एक x बराबर 0 है और एक x बराबर 1 है। आपको पता है x बराबर 0 और x बराबर 1 ये दोनों रेखाएं हैं, लेकिन साथ में जो y बराबर 2 अंडर रूट एक्स है ये कैसा कर्व है, ये कैसा वक्र है, ये आपको समझना होगा। ये एक रेखा है, परवलय है या फिर और कुछ है, सबसे पहले इसको समझना है। तो देखो इसको कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं। सबसे पहले वक्र अपने पास है y इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ एक्स और देखो इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा यानी हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 4x। और अब जो ये वक्र है यहाँ से समझ में आता है कि ये एक परवलय का समीकरण है। y स्क्वायर बराबर 4ax ये एक परवलय का समीकरण हो गया। तो एक आपके पास परवलय है, एक रेखा x बराबर 0 की है और दूसरी रेखा x बराबर 1 है। इन तीनों से परिबद्ध क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो y स्क्वायर बराबर 4x ये परवलय है और ये x अक्ष पर बनेगा धनात्मक दिशा में। देखो आपको पता है अगर ये प्लस 4x है तो धनात्मक दिशा की ओर बनेगा, माइनस 4ax होता तो ऋणात्मक दिशा की ओर बनता। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये आपका परवलय है। इसके साथ दो रेखाएं आपको नज़र आ रही है। पहली रेखा है x बराबर 0 और आप जानते हैं x बराबर 0 खुद y x को ही बोला जाता है यानी ये x बराबर 0 की रेखा हो गई। एक अतिरिक्त रेखा कौन सी है x बराबर 1 की एक लाइन है और वो पॉइंट 1 पर आ जाएगी। यहाँ ले लेते हैं पॉइंट 1 पर एक एक्स्ट्रा रेखा और ये है x बराबर 1। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष और ये ओरिजिन O है। अब देखो कौन कौन सी रेखा हो गई। ये x बराबर 0 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया और ये आपका परवलय हो गया। इन तीनों से परिबद्ध क्षेत्र मतलब ये बीच का पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ एक समांतर पट्टी बनाते हैं। अल्पांश dx हो गया, लंबाई को y ले लिया और ये पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। देखो लगभग सभी क्वेश्चंस में सेम ही कंसेप्ट होता है। इसका बेसिक अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन में कर रहा हूँ ये हमें ज्ञात करना है, ये पूरा पोर्शन आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपने समांतर पट्टी बना ली है। और एक चीज़ फिर से बता देंगे, ये जो समांतर पट्टी का आपने बनाई है ये किससे कर्व है यानी किससे ढकी हुई है। तो ये आपको पता है कहाँ तक जा रही है, ये परवलय की समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x तक जाती है। इसका मतलब यहाँ जो y होगा वो इस समीकरण से निकाला जाएगा। तो इस पूरे का क्षेत्र देखो O A B और C, अगर इनको नाम दे देते हैं तो फिर से देखो OAB इसी क्षेत्र को 2 से गुणा करने पर पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा क्षेत्र OABO
अगर ऐसा हम करते हैं तो अपने को अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी जो हमें ज्ञात करना है वो पूरा क्षेत्र आ जाएगा। तो ये हो गया 2 समाकलन। अब यहाँ लिमिट समझना है तो देखो x बराबर 1 दे रखा है, x बराबर 0 दे रखा है, सीधी सीधी लिमिट समझ में आ रही है कि 0 से 1 तक अपने को जाना है। तो 0 to 1 आपकी समाकलन की सीमा हो गई, लिमिट हो गई, और y dx साथ में हो गया। अब यहाँ y का मान आपको पता है, मैंने बताया अभी परवलय के समीकरण से आपको y लिखना है। तो परवलय के समीकरण से y क्या बनेगा, 0 to 1, और y आपके पास हो जाएगा, वापस से ऊपर वाले समीकरण से लिख सकते हो 2√x और dx। इसी को अगर आगे लिखें तो ये हो जाएगा 2 0 to 1, और यहाँ देखो 2 बाहर है, इस वाले को भी बाहर लिख सकते हो आप, या फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। 2 आ गया और ये x की पावर 1/2 और dx, इसका समाकलन कर देंगे। 2 बाहर 4 हो गया, और इसका समाकलन क्या हो गया, x की पावर 1/2 + 1 और डिवाइड में 1/2 + 1 हो गया, और लिमिट आपके पास है 0 to 1। ये 3/2, तो 4 × 2/3 बाहर आ गया, x की पावर 3/2 और लिमिट 0 to 1 हो गया। और आगे देखें कैलकुलेशन, ये हो गया 8/3 x की पावर, जब आप देखो लिमिट लगाओगे तो 1 की पावर 2/3 1 ही रहने वाला है, और 0 की पावर 2/3 0 हो गया। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, 8/3 वर्ग इकाई। 8/3 वर्ग इकाई। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वक्र y बराबर मोड x है, x बराबर -3, x बराबर 1 तथा x अक्ष। ये आपको वक्र दे रखे हैं सारे, और सभी रेखाएं हैं। पहला वक्र अपने पास है y बराबर मोड x, जिसका ग्राफ अपने को बनाना है। फिर एक रेखा है x बराबर -3, x बराबर 1 और खुद x अक्ष। इन सब से घिरा क्षेत्र जो है, परिबद्ध क्षेत्र जो है, वो हमें ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले y बराबर मोड x का ग्राफ वो कैसे बनता है, ये देखें। मोड x जो होता है, इसके बारे में आप जानते हैं, इसके 3 मान आपको मिलेंगे। एक बार ये -x होगा, 0 होगा और +x होगा। माइनस होगा जब <0 होगा, 0 होगा जब x 0 होगा, और ग्रेटर 0 होने पर इसको +x लिखते हैं। यानी जो मोड के अंदर, मापांक के अंदर x लिखा हुआ है, ये -x हो सकता है, ये +x हो सकता है, ये 0 हो सकता है। इसलिए जब इसका ग्राफ बनाते हैं आप, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, ये प्लस की ओर भी बनेगा और ये माइनस की ओर भी बनेगा। और देखें, अगर यहाँ मोड नहीं होता तो ये y बराबर x होता, और y बराबर x की सीधी रेखा होती है, ये आप जानते हैं। y बराबर x की रेखा यहाँ बनती है, यानी प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंदर y बराबर x की रेखा बनाई जाती है। तो इसको आप समझ भी सकते हैं कि जब x का मान 1 होता है, इस केस पर y का मान भी 1 ही होता है। जब x का 2 रखोगे आप, तो y का मान भी आपको 2 ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर x की जगह आप -1 पुट करते हैं, तो y का मान भी आपको -1 मिलता है। जब आप -2 पुट करते हैं, तो भी आपको y का मान -2 मिलता है। यानी y बराबर x की रेखा ये सीधी स्ट्रेट रेखा होगी। दूसरी रेखा y बराबर -x की रेखा बनाओगे, तो वो रेखा कुछ इस टाइप से होगी, इधर जाती है। तो यहाँ जो रिजल्ट होगा उसमें देखो क्या करना है, y बराबर मोड x की रेखा जो होगी, यानी y बराबर मोड x की ग्राफ या रेखा जो होगी वो इस प्रकार से बनेगी। बाकी तो सीधी रेखाएं हैं। x बराबर -3 की रेखा आप जानते हैं, x बराबर 1 की रेखा आप जानते हैं, और x बराबर जो x अक्ष है खुद, वो आप जानते ही हैं। तो यहाँ देखो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले y बराबर मोड x का ग्राफ बनाते हैं। ये y बराबर मोड x का ग्राफ हमने बना लिया। इसके बाद में देखो एक रेखा है x बराबर -3 आपको पता है इस तरफ होगी, तो ऋणात्मक साइड में, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ है x बराबर -3,
x बराबर -3 यहाँ है, x बराबर 1 + 1 इस तरफ होगी और ये थोड़ा पास में मान लेते हैं यहाँ है, ये है x बराबर 1 और खुद x आप जानते हैं ये है और y आपका ये खुद है। यानी इनसे परिबद्ध क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला क्षेत्र हो गया। ये दोनों क्षेत्र हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ ठीक से देखें आप कि दोनों क्षेत्र बिल्कुल बराबर नहीं हैं। ये यहाँ इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और इसकी लिमिट हो जाएगी -3 से 0। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल अलग अलग ही ज्ञात करना होगा। मतलब एक पट्टी यहाँ बनाते हैं, इधर से ही बनाते हैं, तो पहली पट्टी हम यहाँ बनाते हैं ये dx और दूसरी पट्टी इधर बनाते हैं ये भी dx। अल्पांश को dx ही बोलेंगे लेकिन इनकी लंबाई बदल जाएगी, तो यहाँ मैं इसको y1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ y2। A, B, C और D पॉइंट्स ले लेते हैं और ये क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। और इधर वाला भाग ओके। तो ये पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, यानी दो अलग अलग समाकलनों को जोड़ना होगा। एक की सीमा, एक की लिमिट हो जाएगी -3 से 0 और दूसरे की हो जाएगी 0 से 1 और जब दोनों को टोटल कर देंगे तो पूरा क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा अपने पास क्षेत्र OABO प्लस क्षेत्र OCDO। इन दोनों का योग जो होगा वो ही अपना अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, देखो प्रथम क्षेत्र यानी y1 के लिए लिमिट क्या होगी -3 से 0, तो ये -3 से 0 y1 dx हो गया प्लस और सेकंड में 0 to 1 हो जाएगा लिमिट 0 to 1 और ये y2 dx। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, ये y बराबर +x की रेखा है और ये जो इधर वाली रेखा है ये y बराबर -x की रेखा है। यानी जब आप y1 अप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आपको -x पुट करना होगा और जब आप y2 अप्लाई करेंगे इधर वाला तो यहाँ y की जगह आपको यानी y2 की जगह आपको x अप्लाई करना होगा। तो करते हैं समाकलन इसका, -3 to 0 y1 अभी समझाया -x dx हो जाएगा प्लस 0 to 1 और यहाँ +x dx हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करें तो माइनस एज इट इज़ और x का समाकलन आप जानते हैं x²/2 हो जाएगा। लिमिट अपने पास -3 to 0 है प्लस x का फिर से x²/2 हो जाएगा और यहाँ लिमिट 0 to 1 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखें इसका कैलकुलेशन, यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, 0 अप्लाई करने पर 0 ही होने वाला है। जब आप -3 अप्लाई करेंगे माइनस फिर -3 अप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 9 हो गया, मतलब 9/2। ये यहाँ लिमिट हो गई प्लस जब इसमें लिमिट लगाओगे तो 1/2 -0 के लिए 0 ही हो गया। तो रिजल्ट क्या मिल जाता है आपको, 9/2 प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस 9/2 हो गया प्लस 1/2 हो गया। 9/2 आपको पता है 4.5 होता है और ये 0.5 होता है, मतलब रिजल्ट आ गया 5 वर्ग इकाई। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को पूरे को। अपने पास देखो एक वक्र था y बराबर mod x, ध्यान रखना mod x है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाता है क्योंकि mod x का ग्राफ इसके लिए याद होना जरूरी है। और mod x का ग्राफ जैसा कि ये दिख रहा है आपको बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक तो इधर ये जो ग्राफ नीचे नेगेटिव पोर्शन में आने वाला था वो नहीं आके वापस से ऊपर ही चला जाएगा। तो इस तरीके से y बराबर mod x का ग्राफ हो गया। इसके बाद में एक रेखा x बराबर -3 ये वाली इधर आ गई, x बराबर 1 ये जो रेखा है वो इधर आ गई और साथ में खुद x है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली रेखा और x ये और x, इन चारों से परिबद्ध क्षेत्र जो है वो हमने ज्ञात कर लिया है दो अलग अलग समाकलनों द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप सेल्फ कर सकते हैं, परवलय का क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता देता हूँ। एक दीर्घवृत्त दे रखा है, इलिप्स दे रखा है अपने को, x²/4 + y²/9 = 1। ये एक दीर्घवृत्त है, एक इलिप्स है, और इस इलिप्स में आपको एक्स अक्ष से ऊपर का क्षेत्र बताना है, यानी एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्र में ज्ञात करना है। इसके लिए आपको परवलय के दीर्घवृत्त के समीकरण और इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखें, मैं आप बना देता हूँ इसका ग्राफ, फिर समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्स, और देखो दीर्घवृत्त जो बनेगा यहाँ x² ये दीर्घवृत्त का जनरल फॉर्मेट होता है x² + y² + b² = 1। ये एक इलिप्स का जनरल फॉर्मेट होता है, व्यापक समीकरण होता है। तो यहाँ a और b में जो मान बड़ा होता है, यानी a और b में बड़ा कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम दीर्घवृत्त को बनाते हैं। यहाँ y के नीचे यानी b का मान ज़्यादा है, यानी ये वाला दीर्घवृत्त y एक्स पर फैला हुआ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से y पर फैला हुआ बनेगा। तो ये दीर्घवृत्त अपना बन गया है। यहाँ देखो ये पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, और ये पॉइंट वैसे ज़रूरत नहीं है, पर इनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे इसी को दीर्घवृत्त को मैं दोबारा लिखूँ, जो दीर्घवृत्त अपने पास है इसका फॉर्मेट हो गया x²/2 का स्क्वायर + y²/3 का स्क्वायर = 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप समझेंगे तो ये बिंदु आपको मिल जाएगा 2 0, और ये वाला बिंदु आपको मिलेगा -2 और 0। इसी प्रकार अगर ये आपको देखना है तो b का मान 3 है, इसलिए ये बिंदु आपके लिए हो जाता है 0 3, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो हो जाएगा 0 -3। लेकिन यहाँ तो हमें एक्स अक्ष से ऊपर का क्षेत्र बताना है, यानी ये पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले मैं एक पट्टी बना देता हूँ। ये dx और ये y हो जाएगा। ये पूरा ऊपर का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। जहाँ लिमिट आपको नज़र आ रही है ये आपका ओरिजिन O हो गया। आप चाहें तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र लिमिट 0 से 2 अप्लाई करें तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूरे दीर्घवृत्त का पूछता तो हम 4 से भी गुणा कर सकते थे। तो यहाँ अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, अभिष्ट क्षेत्र यहाँ हो जाएगा क्षेत्र, इसको नाम देते हैं एक बार A, ये B पॉइंट ले लेते हैं, ये C और ये D। तो यहाँ हो गया क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। लेकिन इस क्षेत्र को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपके पास अब इस क्षेत्र अपने लिए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एक्स एक्स के ऊपर का क्षेत्र बताना है। तो हम केवल 2 से गुणा करेंगे तो अब इस क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 2, और समाकलन की लिमिट क्या बनेगी, 0 to 2 बन जाएगी। तो 0 to 2 हो गया, और यहाँ y dx हो गया। ये आपका समीकरण 1 है, और मैंने समीकरण इसको इसलिए दिया है कि ये जो y है, यानी ये जो समांतर पट्टी है, ये कौन से वक्र के पास जा रही है आपको नज़र आ रहा है, ये दीर्घवृत्त के पास जा रही है। इसलिए दीर्घवृत्त का जो समीकरण है उसी से आपको y का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो दीर्घवृत्त के समीकरण यानी समीकरण 1 से y का मान निकाल के यहाँ रखेंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे। तो इसके लिए देखो पहले यहाँ देख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप कह सकते हैं y²/3 का स्क्वायर = 1 - x²/2²। फर्स्ट केस तो यहाँ देखो, दोबारा समझना, यहाँ देखें, मैं अगर y का वैल्यू निकालूंगा तो फर्स्ट इस टर्म को मैं इधर ले गया, माइनस का हो गया, और अगर y का ही वैल्यू निकालोगे फाइनली तो y का वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ एलसीएम लेने के बाद देखो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर - x², और ये जो एलसीएम था उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया यानी 3 का स्क्वायर, और इस पूरे के लगा दिया मैंने रूट।
इस तरीके से आपको y का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखें, पहले 3 का स्क्वायर भी इधर आ गया, इसका एलसीएम ले लिया आपने, ये कैलकुलेशन हो गई, और y स्क्वायर था, आपको y निकालना था इसलिए रूट लगा दिया, यानी फाइनली y क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा 3/2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2, लिमिट 0 to 2 हो जाएगा, 3/2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। यहाँ देखें 3/2 आप बाहर लिख देंगे, लिमिट 0 to 2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और dx, और ये से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका समाकलन करना है, वो देखें। नेक्स्ट पेज पे एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। अपने पास फाइनल रिजल्ट था 3 0 to 2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और dx। इसके समाकलन के लिए देखो यहाँ सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो आपको अप्लाई करना होगा। तो सूत्र हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ अपने के पास हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाता है x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये सूत्र यहाँ भी अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, और इस पूरे में देखो ब्रैकेट लगा के मैं अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले देखो x/2 करना है तो एज इट इज़ x/2 ही आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में है मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 के स्क्वायर में यहाँ 4 लिख रहा हूँ, अब तक नहीं लिखा था क्योंकि फॉर्मूले से आपको कंपेयर करना था a स्क्वायर, इसलिए मैंने 4 नहीं लिखा था, पर अब लिख सकते हैं। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस a स्क्वायर मतलब a कितना है 2 और उसका स्क्वायर 4, तो 4/2 हो गया साइन इनवर्स x बाई a, और पूरे का लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2। देखो यहाँ प्लस c बाई डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले में होता है, बट अपने पास कौन सा है, निश्चित समाकलन हम कर रहे हैं, यानी लिमिट अवेलेबल है, तो यहाँ कोई c नहीं होता है। अब यहाँ लिमिट लगानी है, ये हो जाएगा 3। देखो लिमिट जब आप 2 अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इससे पूरा 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 2 हो जाएगा। जब 2 अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 1 होगा, और साइन 1 किस पर होता है 90 पर होता है, मतलब π/2 पर होता है, तो ये आपको π/2 मिल जाएगा। इसके बाद में माइनस, अब 0 अप्लाई करेंगे तो फिर से पूरा कैलकुलेशन 0, और यहाँ भी 0 अप्लाई करेंगे तो 0, यानी साइन इनवर्स 0 हो जाता है, इस वजह से पूरा टर्म फिर से 0, तो केवल ये रह जाता है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपका आंसर आ गया 3 पाई और वर्ग इकाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी आपके पास दीर्घवृत्त का है। यहाँ अपने पास जो लिमिट्स यानी a और b के मान 2 और 3 दे रखे थे, वहाँ वो a b में है, तो वो क्वेश्चन भी आप सेल्फ ट्राई करेंगे इजी वे में, इसी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ओके है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट्स, आपके RBSC की हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी पीछे रॉन्ग है, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी पीछे रॉन्ग है। यानी आप ये नोट रखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो मैंने किया है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये कंप्लीट एरिया फाइंड किया है, जबकि आपकी बुक में केवल ऊपर वाला, यानी कि सिंपल सा बात ये हो गया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है आपसे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो एरिया है वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और इसलिए एरिया आंसर कुछ और होगा, यानी 4/3 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें कहीं प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन यही होगा। बुक में जो पीछे सॉल्यूशन है वो आपको थोड़ा अलग मिलेगा। और इसी के अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी बुक में रॉन्ग है, ये अपने पास 5 है और बुक में थोड़ा अलग है, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन रॉन्ग है, सॉल्यूशन रॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन तो सारा कुछ ओके है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।